हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था क्रेमर नियम के बारे में। क्रेमर नियम का मेथड क्या होता है वो पढ़ा था। आज उसके ऊपर एक सवाल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये 5.2 का 90 का फर्स्ट है। देखिए, क्रेमर नियम से निम्न समीकरण निकाय को हल करो। ये एक आपको समीकरण निकाय दे रखा है। क्रेमर नियम से इस समीकरण निकाय को हल करना है, ठीक है। तो देखो, ये एक 3 समीकरणों वाला निकाय है, ठीक है। और कल मैंने बताया था क्रेमर नियम किस प्रकार काम करता है एक समीकरण निकाय को हल करने में। वही मेथड अपनाएंगे। देखो, यहाँ क्रेमर नियम से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, तो कुल 3 समीकरणों वाला निकाय है, तो यहाँ कुल 4 सारणिक बनेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले बनेगी डेल सारणिक। अब मैंने आपको कल बताया था डेल सारणिक कैसे बनती है, एक्स वाई जेड के गुणांकों से बनाओ। तो एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है यहाँ पहले समीकरण में, एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है और जेड का गुणांक 4 है। दूसरे समीकरण में देखो, एक्स वाई जेड का गुणांक 4, 3 माइनस 2। और तीसरे समीकरण में 3 माइनस का 5 और 1, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या है तीसरे समीकरण में 3, वाई का गुणांक कितना है -5, और ये जेड है तो इसके गुणांक क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। तो जेड का गुणांक कितना है 1, ठीक है। तो डेल सारणिक बना ली किससे, एक्स वाई जेड के गुणांकों से, ठीक है। इसका मान निकाल लो। अब देखो, इस सारणी का मान कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था, 4.1 पढ़ी थी जब। ये 3/3 वाली सारणी का इसका मान कैसे निकलेगा, आप इसका मान कोई भी पंक्ति या फिर कोई भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करके निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करके इस सारणी का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताया था मैंने, चिन्ह ध्यान रखना जब भी सारणी का मान निकालो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप पहली पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके इसका मान निकाल रहे हो, तो इसके साथ प्लस चिन्ह आएगा, इसके साथ माइनस का चिन्ह और इसके साथ प्लस का चिन्ह। तो लो, तो इसके प्लस के साथ ये लोगे 1, तो मैं इसको केवल 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, प्लस का 1 है। अब इसके गुणे में क्या आता है, इसके गुणे में आएगा इस अवयव की उपसारणी का मान। अब इस अवयव की उपसारणी क्या है, ये अवयव देखो इस पंक्ति और इस स्तंभ में, इनको हटा दो, तो ये 2/2 की सारणी की इस अवयव की क्या है, उपसारणिक। तो इसका इस 2/2 की सारणी का मान आएगा, ठीक है। इस 2/2 की सारणी का मान आपको निकालना आता है, इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटा दो, ठीक है ना। तो देखो, इनका गुणा कितना हो रहा है 3, माइनस इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है -5 -2 से गुणा होगा तो प्लस का 10, ठीक है। तो देखो, प्लस के साथ अवयव ले लिया और फिर उसके गुणे में क्या ले लिया, उस अवयव की उपसारणी का मान ले लिया। अगला अवयव पे चलते हैं, ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, तो माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस के साथ ये अवयव ले लिया। अब इसके गुणे में क्या आएगा, इसके गुणे में इसकी उपसारणी का मान आएगा। अब इसकी उपसारणी क्या है, देखो ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो 4 3 -2 1, ये 2/2 की सारणी बनती है, यही इस अवयव की उपसारणिक है। तो इसका मान आएगा, इसका मान निकालते हैं। वही 2/2 की सारणी का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटा दो। तो देखो, इन दोनों का गुणा तो कितना 4, माइनस इन दोनों का गुणा कितना माइनस का 6, तो वो रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। लास्ट कौन सा अवयव, 4, किस चिन्ह के साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, तो प्लस का 4। तो प्लस के साथ अवयव ले लिया। इसके गुणे में क्या आएगा, इसके गुणे में इसकी उपसारणिक आएगी, ठीक है। इसकी उपसारणिक क्या है, देखो ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, ये जो बचती है 4 3 3 -5, ये जो 2/2 की सारणिक बच रही है, यही इस अवयव 4 की उपसारणिक है। तो 4 के गुणे में इस उपसारणिक का मान आएगा। अब इसका मान निकालो। तो देखो, 4 गुणा -5, तो माइनस का हो गया 20, फिर माइनस का चिन्ह। अब इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 9, ये आ गया 9, ठीक है। इसको सोल्व करके मान निकाल लो। 3 - 10 कितना, माइनस का 7, ठीक है। 3 - 10 माइनस का 7 आएगा, 1 से गुणा होगा तो भी -7 ही रहेगा। 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 दूनी 20, तो माइनस का आ गया 20।
यहाँ -20 और -9 माइनस का 29 और -29 चौक कितना होता है माइनस का 116, ठीक है ना। इनको जोड़ लो स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आ जाएगा, -116 और -20 तो कितना हो गया माइनस का 136 और माइनस का 136 -7 माइनस का 143। तो ये तो हमने एक सारणी बनाई थी डेल और उसका मान निकाला माइनस का 143। अब मैंने आपको बताया था कि डेल, यहाँ डेल क्या है, देखो नॉट इक्वल टू 0 है और डेल नॉट इक्वल टू, डेल का मान -143 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। समीकरण, ये कल मैंने आपको बात बताई थी, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, ठीक है। इसका मतलब भी मैंने बताया था, मतलब एक ही XYZ ऐसा है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है और कोई XYZ नहीं है, केवल एक ही XYZ है, ठीक है। अब वो XYZ कौन सा जो इन तीनों को संतुष्ट करता है वो निकालेंगे अब हम। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा आगे इस सवाल को करने के लिए, डेल 1, डेल 2 और डेल 3 तीन सारणी बनेंगी, कल मैंने आपको बताया था यहाँ, ठीक है ना। तो अब डेल 1 सारणी बनाते हैं। डेल 1 कैसे बनाएगी मैंने बताया था, जो डेल सारणी का है उसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना, तो डेल 1 सारणी बन जाएगी। देखो पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करो तो 16, 5, 4, पहले स्तंभ को RHS 16, 5, 4 इनसे रिप्लेस कर दिया, बाकी दोनों स्तंभ वही डेल वाले रहेंगे। 2, 3, -5, 4, -2, 1, ठीक है, ये डेल 1 बना लिया। अब इसका मान निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आप इसका मान निकाल लेना, ठीक है, निकाल लोगे आप इसका मान। फिर आपको बनाना है डेल 2 सारणी। वो कैसे बनेगी, वो बनेगी जो डेल सारणी का है उसके दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना। पहला और तीसरा स्तंभ डेल वाले ही रहेंगे, दूसरे स्तंभ को रिप्लेस कर देना RHS के मानों से। तो देखो डेल 2 क्या आ जाएगा, पहला स्तंभ तो डेल वाला ही रहेगा 1, 4, 3, दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करना है तो 16, 5, 4 और तीसरा स्तंभ वही 4, -2, 1, ठीक है। समझ गए आप, जब डेल के पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया तब तो डेल 1 मिली, डेल के जब दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया तो डेल 2 मिली। इसका भी मान आप निकाल लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और सारणी बनेगी, वो पता होगा आपको कैसे बनेगी, जब आप इस डेल के तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो वो आपको डेल 3 मिल जाएगी। पहले को रिप्लेस करते हैं तो डेल 1, दूसरे को रिप्लेस करते हैं तो डेल 2 और तीसरे को RHS के मानों से रिप्लेस करते हैं तो डेल 3, ठीक है। तो डेल 3 और बनेगी, बनाओ। तो पहले और दूसरा स्तंभ तो वही डेल वाला रहेगा, 1, 4, 3, 2, 3 -5 और अब तीसरा स्तंभ रिप्लेस होगा RHS के मानों से 16, 5, 4, ठीक है। इसका भी मान आप निकाल लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। डेल आप बना ही लोगे, उसका मान निकाल लेना, ठीक है। उसका मान अपने पास आया माइनस का 143, मतलब नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, मतलब एक ही XYZ ऐसा जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अब हम उस XYZ का मान ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब आगे सवाल प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो उसके लिए डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीन सारणी और बनेगी। डेल 1 कैसे बनेगी, जो डेल है उसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना, दूसरे को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो डेल 2 मिलेगी और तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो डेल 3 मिलेगी, ठीक है। इनके मान निकाल लेना, ठीक है। अब आपको कल एक सूत्र लगाना है, x बराबर, इनके मान आपके पास आ जाएंगे, डेल का मान है ही आपके पास। अब एक सूत्र लगाना है, x बराबर तो डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल, ठीक है स्टूडेंट्स। इन डेल 1, डेल 2, डेल 3 के मान आपके पास आ जाएंगे, मतलब आपके पास कुल 4 मान हो जाएंगे, डेल का मान, डेल 1 का मान, डेल 2 का मान और डेल 3 का मान। बस फिर ये फॉर्मूला लगा देना, x बराबर तो डेल 1 अपॉन डेल, x का मान आ जाएगा, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल, y का मान आ जाएगा और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल, z का मान आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो, वो कैसे, क्योंकि ये जो XYZ के मान है वो क्या है, इस समीकरण निकाय का हल है, मतलब इस समीकरण निकाय के तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, वो संतुष्ट करेंगे। तो जो XYZ हैं वो आप चेक कर लेना, इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं रखकर, तो वो इनको तीनों को संतुष्ट करेंगे, तो आपके उत्तर की जांच भी हो जाएगी कि जो XYZ आए हैं वो सही आंसर है या नहीं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। 3 सवाल हैं टोटल। एक तो 90 का सेकंड है, वही क्रेमर नियम से हल करूँ। 3 समीकरणों वाला निकाय दिया गया है और क्रेमर नियम से हमें इसे हल करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप इस सवाल को कर लेना, ठीक है ना। आपके पास एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। ये 2 और सवाल हैं जो आपको करने हैं। इनमें इतना अंतर है कि ये तो 3 समीकरणों वाला निकाय है, जबकि ये 2 समीकरणों वाले निकाय हैं। वही क्रेमर नियम से इनको हल करना है, तो वही मेथड रहेगा। इनका थोड़ा सा अंतर आता है, देखो क्या बता देता हूँ। जैसे इसके लिए बताऊँ, जैसे इस समीकरण निकाय को क्रेमर नियम से हल करो तो नियम तो वही है, चाहे 3 के लिए हो, तरीका तो वही है, चाहे वो जो 3 के लिए हो चाहे 2 समीकरणों वाले निकाय के लिए हो। बस देखो इसमें क्या करना होगा, इसमें वही आपकी डेल बनेगी, ठीक है ना। किससे, अब देखो इसमें 3 समीकरणों वाला निकाय होता है तो वहाँ 3 अज्ञात राशियाँ होती हैं, एक्स वाई और जेड। तो जो डेल बनती है वो 3/3 क्रम की बनती है। डेल सारणी जो बनती है वो 3/3 क्रम की बनती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ 2 समीकरणों वाला जो निकाय है, ठीक है ना, उसमें एक्स वाई जेड 3 नहीं होंगे, केवल एक्स और वाई ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ जब आप डेल बनाओगे तो वो एक्स वाई के गुणांकों से बनाओगे, तो वो 3/3 की नहीं बनेगी बल्कि 2/2 क्रम की ही बनेगी। जैसे यहाँ डेल बनाओगे तो 2/2 क्रम की बनेगी, ठीक है ना। बनाओ डेल, कैसे बनेगी, इसमें तो किससे बनती है डेल, एक्स वाई जेड के गुणांकों से। इसमें किससे बनेगी डेल, एक्स वाई के गुणांकों से, ठीक है ना। तो बनाओ डेल, यहाँ 2 3 3 -2, ठीक है ना, ये बनेगी डेल। तो मैंने बताया था ये 2/2 क्रम की बनेगी, जबकि 3 समीकरणों वाला निकाय होगा वहाँ जो डेल बनेगी वो 3/3 क्रम की बनेगी, ठीक है ना। तो वहाँ डेल बनने के बाद 3 सारणी और बनती थी, डेल 1, क्योंकि वहाँ आप उसके पहले स्तंभ को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को रिप्लेस करते थे RHS के मानों से। तो आपके पास क्रम से डेल 1, डेल 2 और डेल 3, 3 सारणी और आती थी। जबकि यहाँ जो डेल बनेगी वो केवल 2/2 क्रम की बनेगी, तो यहाँ उसमें केवल 2 ही स्तंभ होंगे। तो आप पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे और फिर दूसरे को करोगे, तीसरा स्तंभ तो है ही नहीं। तो यहाँ केवल आपको 2 ही सारणिक मिलेंगी, और एक तो डेल 1 और एक डेल 2, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा डेल 1 मिलने का, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा डेल 1 मिलने का, क्या, डेल के पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दो तो डेल 1 मिल जाएगी, 9 7 और ये 3 -2, ठीक है ना। डेल के पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दिया, दूसरा स्तंभ वही रहेगा, तो ये डेल 1 मिल गई। और डेल 2 के लिए डेल के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दो, पहला स्तंभ वही रहेगा, 2 3 9 7, ठीक है, ये डेल 2 मिल गई, ठीक है ना। अब आप यहाँ मान निकाल लेना, देखो निकाल सकते हो डेल का मान कितना आएगा, 2/2 की सारणी का, तो इसका मान निकालना तो बिल्कुल आसान है। इन दोनों के गुणों में से इन दोनों का गुणा माइनस करना होता है, तो इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, -4 -3 दिया है 9, ठीक है। सोल्व करो, -13। तो आप देख रहे हो डेल का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, मतलब एक ही एक्स वाई का मान ऐसा है जो इस समीकरण निकाय के दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, और कोई एक्स वाई ऐसा नहीं है। अब वो जो एक्स वाई है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है वो ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सीधा तरीका है, सीधे सूत्र हैं, इनके मान और निकाल लेना आप, ठीक है ना। और सूत्र है एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर तो रहेगा सूत्र डेल 1 डेल, और वाई बराबर रहेगा डेल 2 डेल। और इन सूत्रों की मदद से आपके पास एक्स और वाई दोनों के मान आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आप उत्तर की जांच कर सकते हो, देख लेना जो एक्स वाई के मान आएंगे वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। यदि संतुष्ट करते हैं तो मतलब आपका उत्तर सही है, ठीक है। तो 3/3 के लिए क्रेमर नियम और 2/2 के लिए क्रेमर नियम में कोई अंतर नहीं है, बस जरा सा अंतर यहीं आता है। उसमें 4 सारणिक बनती हैं डेल, और फिर डेल के पहले दूसरे तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करते हो तो 3 और सारणिक मिलती हैं। जबकि यहाँ डेल केवल 2/2 क्रम की मिलती है। 2 समीकरण वाले निकाय में जब डेल बनाते हो तो वहाँ केवल एक्स वाई होता है, इसलिए जो डेल मिलती है वो 2/2 क्रम की मिलती है। तो उसमें 2 स्तंभ होते हैं, तो इसलिए जो और सारणिक मिलती हैं वो केवल 2 ही और मिलती हैं, एक तो डेल 1 और एक डेल 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अब चाहे 3 समीकरणों वाला निकाय दे और चाहे 2 समीकरणों वाला निकाय दे, क्रेमर नियम से आप उसका हल ज्ञात कर सकते हो। ये एक और सवाल है 7वें का सेकंड, इसको भी कर लेना, पर ये जो समीकरण है ये मानक रूप में नहीं है, इनको मानक रूप में बदल लेना।
ये जो चर राशियाँ हैं वो RHS में ले जाना, ये जो चर राशियाँ उनको RHS में ले जाना पक्षानुतन करके, ठीक है। इस फॉर्म में बदल लेना, इधर केवल XY होने चाहिए। तो देखो क्या जाएगा, 2x माइनस 7y माइनस 13 को उधर ले जाओगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस समीकरण को, पहले समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हो, -13 का पक्षानुतन कर लिया, ये आ जाएगा। और दूसरे समीकरण में -9 का पक्षानुतन करके RHS में ले गए तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो क्या जाएगा दूसरा समीकरण, 5x प्लस 6y बराबर 9, ठीक है। तो इन समीकरणों को इस प्रकार से लिख लेना। अब आप इस समीकरण निकाय को क्रेमर नियम से हल कर लेना, ठीक है।